हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा का गठन के बारे में। ठीक है, तो विश्व में कौन से ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने संविधान सभा शब्द का प्रयोग किए थे। तो यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति ने विचार दिए थे कि प्रत्येक राष्ट्र का जो सर्वोच्च कानून संस्था होना चाहिए, बनना चाहिए, वो क्या है कि संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण करना चाहिए और वो संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून दस्तावेज होना चाहिए। ये बताए थे, पहली बार बताए थे इंग्लैंड के ही एक व्यक्ति थे, उदारवादी विचारधारा के समर्थक व्यक्ति थे, सर हेनरी मेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर हेनरी मेन। इन्होंने अपना विचार प्रकट किए थे कि प्रत्येक राष्ट्र का संविधान का निर्माण होना चाहिए, इसके लिए संविधान सभा का गठन के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसी के विचार को पहली बार अमल में लाए कौन? अमेरिका। ठीक है, किसने लाए? अमेरिका। बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व में पहला लिखित संविधान कहां बना? अमेरिका में बना, और ये वहां संविधान सभा का गठन भी किया गया। ठीक है, इसके बाद फ्रांस में लाया गया इनके विचारों को कि संविधान सभा होना चाहिए और इसके माध्यम से संविधान का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, संविधान सभा शब्द का जो प्रयोग पहली बार किए थे वो कौन किए थे? सर हेनरी मेन। ये इंग्लैंड के एक उदारवादी विचारधारा या दृष्टिकोण से मानने वाले व्यक्ति थे, और इन्हीं के विचारों के तहत अमेरिका ने पहली बार संविधान सभा का गठन किया, और उस संविधान सभा के द्वारा ही पहली बार विश्व में लिखित संविधान का निर्माण हुआ, और इसके बाद फ्रांस भी किया। लेकिन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही पहली बार संविधान सभा और मूल अधिकार का भी मांग किया गया था। संविधान सभा और मूल अधिकार, तो याद रखिएगा, भारत के यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग किया गया था 1895 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन में मांग किया गया था, और वह अधिवेशन स्वराज्य पार्टी, कौन सा पार्टी? स्वराज्य विधेयक में, पार्टी नहीं विधेयक, स्वराज्य विधेयक में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में यह मांग किया गया कि भारतीयों के लिए मूल अधिकार प्रदान किया जाए और इसके साथ साथ संविधान सभा का गठन भी किया जाए। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद गांधी जी के द्वारा भी मांग किया गया। गांधी जी के द्वारा 1922 में इन्होंने ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश साम्राज्य से मांग किए कि भारतीयों के इच्छा के अनुसार ही संविधान का निर्माण होना चाहिए और संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ये मांग किए थे अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक यानी अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन्होंने मांग किए थे। गांधी जी ने मांग किए थे, ब्रिटिश साम्राज्य से मांग किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद और भी हुए मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी ब्रिटिश साम्राज्य से मांग किए थे 1924 ईस्वी में कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होना चाहिए और वहां प्रतिनिधि भारत के लोग ही करेंगे और संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसके बाद भी मांग किए थे एम.एन. रॉय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एम.एन. रॉय। ठीक है, इन्होंने मांग किए थे 1938 ईस्वी में औपचारिक रूप से। इनका कहना था कि भारतीयों के इच्छा के अनुसार और भारतीयों के द्वारा ही संविधान का निर्माण होना चाहिए, इसके लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अंग्रेजों से मांग किए थे किसने? एम.एन. रॉय ने। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको समर्थन दिया गया कि ठीक है, हम आपका समर्थन करते हैं कि आप ब्रिटिश सरकार से जो मांग कर रहे हैं उनका हम समर्थन करते हैं। नेहरू जी ने इनको समर्थन दिए थे। ठीक है, इसके बाद ये सब मांग ही चल रहा था। बाद में अगस्त प्रस्ताव लाया गया, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिथगो। ठीक है, उन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव लाए अगस्त 1940 ईस्वी में। ठीक है, तो अगस्त 1940 ईस्वी में ये पहली बार
संविधान सभा को स्वीकार किया था, याद रखिएगा, स्वीकार किया था कि हां भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उसमें भारत के प्रतिनिधि शामिल होकर संविधान का निर्माण करेगा। यह पहली बार स्वीकार किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे अधिकांशतः यह महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगस्त 1940 ईस्वी में संविधान सभा का स्वीकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, एक आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आए और इन्होंने भी संविधान सभा का गठन का उल्लेख किया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन में कि ठीक है भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासत को मिलाकर यहां प्रतिनिधित्व इसमें भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार क्रिप्स मिशन को कर नहीं पाया। ठीक है, बाद में एक फाइनल मिशन आता है 1946 ईस्वी में, 24 मार्च 1946 को आता है कैबिनेट मिशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन यानी मार्च 1946 में, यानी दिल्ली पहुंचते हैं 24 मार्च 1946 को। ठीक है, अब इस मिशन क्यों ब्रिटिश सरकार भेजते हैं, तो याद कीजिए कि 18 फरवरी 1946 ईस्वी को दिल्ली, कराची और इसके बाद कलकत्ता, ये सारे बंदरगाहों पर भारतीय नौसैनिकों के द्वारा, ठीक है, भारतीय नौसैनिकों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, यानी पूरी व्यापक तौर पे विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में ब्रिटिश सरकार जो था वो गंभीर स्थिति में पहुंच गया। और इसी विद्रोह के कारण ब्रिटिश, उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट इटली। ठीक है, वो क्लीमेंट इटली के सुझाव से 3 कैबिनेट सदस्य को भेजते हैं। कहां भेजते हैं, भारत, जिसमें एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एक और होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव होते हैं, भारत सचिव उस समय तत्कालीन, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष होते हैं। और इसके बाद एबी अलेक्जेंडर वो नौसेना मंत्री होते हैं। ठीक है, कौन सा, नौसेना मंत्री, ब्रिटेन का नौसेना मंत्री वो भी आते हैं। तो नौसेना मंत्री कैबिनेट मंत्री में क्यों आते हैं, कैबिनेट मिशन में क्यों आते हैं, क्योंकि नौसेना विद्रोह हुआ था उससे दबाने के लिए आते हैं, या उस परिस्थिति को सुलझाने की कोशिश में आते हैं। और इसके साथ स्टैफोर्ड जो क्रिप्स थे वो भी यहां का व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो ये तीनों मिल आते हैं और तीनों को कहा जाता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन आते हैं, भारत दिल्ली पहुंचते हैं 24 मार्च 1946 ईस्वी को। ये पूरा जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सभी से मिलते हैं और मिलने के बाद एक प्रस्ताव देते हैं और उस प्रस्ताव में कहा जाता है कि इस संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा और उस संघ के द्वारा ही वहां से प्रतिनिधि ही चुनकर संविधान सभा में जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव दिया जाता है। इसके बाद बहुत सारे प्रस्ताव दिया जाता है कि तत्काल अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। वो इसके लिए कैबिनेट मिशन के लिए अलग आप लोग को वीडियो देंगे। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का जो भारत में गठन किया गया वो कौन से मिशन, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, इसी के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब ये चलते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे और कौन इनको चुनकर भेजेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबसे तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज हो या फिर यूडीसी वगैरह में, ये सारे अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। लेकिन जैसे देखिए, संविधान सभा का जो चुनाव होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है वो जुलाई 1946 में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण,
यह अक्सर प्रश्न पूछ देता है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो जुलाई 1946। ऐसे जुलाई अगस्त दोनों माह तक चुनाव होता है, लेकिन मुख्य रूप से जुलाई में चुनाव होता है। इसके लिए सीटों का जो निर्धारण किया गया था वो 389 निर्धारण किया गया था। इतना ही क्यों निर्धारण किया गया था, तो यह समझिए कि इतना इसलिए निर्धारण किया गया था क्योंकि उस समय 1946 के करीब भारत की जो जनसंख्या था वो करीबन 38 करोड़ 90 लाख के आसपास था। तो यहां पे तय किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया। इस प्रकार उस समय ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर जो जनसंख्या आता है उसके अनुसार यह सीट तय किया गया। 389 सीट तय किया गया। ठीक है, इसमें से ये जो प्रतिनिधि आएंगे वो कहां से आएंगे, तो प्रांतीय, याद रखिएगा, प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। वो भी कैसा, अप्रत्यक्ष। वो कैसा चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष। मतलब है कि जितने भी प्रांतीय चुनाव हुआ उन प्रांतीय चुनावों के विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो चुनेंगे संविधान सभा के सदस्यों को। किनको चुनेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को। तो ये चुनाव कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या अंतर है, तो जनता डायरेक्ट किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो प्रत्यक्ष हुआ। जैसे जनता डायरेक्ट मुखिया को चुनते हैं तो प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन उप मुखिया का चुनाव कौन करते हैं, तो जितने भी वार्ड सदस्य मिलकर उप मुखिया का चुनाव करते हैं। जनता नहीं चुना, वार्ड सदस्य मिलकर उप मुखिया का, तो यह कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ। या राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जनता डायरेक्ट नहीं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा यदि चुना जाता है तो वैसे चुनाव अप्रत्यक्ष कहलाता है। तो यहां पे जनता डायरेक्ट नहीं चुनने का कार्य करती है, डायरेक्ट कौन, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। कहां, संविधान सभा के सदस्यों को, यानी इतने सदस्यों को चुना जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझिए, इतने सदस्य निर्धारित किया गया था। तो उस समय भारत में दो तरह का शासन चलता था, एक ब्रिटिश भारत का शासन था और दूसरी देशी रियासतों का शासन था, जिसमें नवाबों या राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में टोटल 296 सीट निर्धारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, टोटल कितनी सीट निर्धारित किया, 296, जिसमें से 292 तो ब्रिटिश क्षेत्र का ही था और 4 कमिश्नरी क्षेत्र का था, यानी चीफ कमिश्नरी। बहुत ही महत्वपूर्ण, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था ब्रिटिश के अधीन, यानी ब्रिटिश भारत के अधीन, यानी 4 ये कमिश्नरी क्षेत्र है। वो आज का जिस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक उसी प्रकार 1946 में केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, जिसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था। ये 4 था, वो कौन था, ए, बी, सी और डी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ए से अजमेर मावाड़, याद रखिएगा, अजमेर और मावाड़, अजमेर और मारवाड़, ठीक है, ये याद रखिएगा। बी से याद रखिएगा बलूचिस्तान, ठीक है, ये अक्सर प्रश्न पूछ देता है। सी से कुर्ग जिला जो कर्नाटक में स्थित है, और डी से दिल्ली, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार के 4 केंद्र शासित प्रदेश उस समय, अर्थात चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन, अजमेर, मारवाड़, दूसरा जो है बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में स्थित है, तीसरा कुर्ग जिला जो कर्नाटक में, और चौथा दिल्ली। ये 4 जो था वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, जहां पे प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का शासन था, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी जो 292 है, 292 सीट निर्धारित किया गया, वो सिर्फ ब्रिटिश भारत में किया गया। और ये 292 और 4 मिलाकर टोटल कितना ब्रिटिश भारत में
हुआ तो 296। ब्रिटिश भारत उसे कहते हैं जहां अंग्रेजों ने भारत पे प्रत्यक्ष रूप से शासन किए। इसमें टोटल भारत के 11 प्रांत शामिल थे। कितने प्रांत? 11। इसमें से बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है, इस तरह से बंबई प्रांत, इस तरह से टोटल 11 प्रांत इसमें शामिल था। अब यहां पे तो निर्धारित किया गया यह ब्रिटिश भारत का था। किसका? ब्रिटिश भारत, ठीक है। अब एक इधर जो था ये देशी रियासतों का शासन था। देशी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रियासतों, ठीक है, देशी रियासतों का। तो देशी रियासतों में संविधान सभा का जो प्रतिनिधि भेजना था वो जनसंख्या के आधार पर तय हुआ कि यहां पे 93 सदस्य, देशी रियासतों के लिए कितना? 93 सदस्य निर्धारित किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन देशी रियासतों ने चुनाव में भाग प्रारंभ में नहीं लिया, बाद में फिर संधि समझौता करके पटेल के नेतृत्व में आजादी के बाद सभी को शामिल कर लिया जाता है। लेकिन प्रारंभ में देशी रियासत चुनाव में, संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये आप याद रखिएगा। और जैसे ही आजादी मिलता है तो बहुत सारे जो देशी रियासत होते हैं, राजा या नवाब होते हैं, वो भारत में सम्मिलित हो जाते हैं, पटेल के नेतृत्व में, पटेल जी के नेतृत्व में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान सभा के प्रारंभ में चुनाव जो होता है वो कितनी सीटों पर होता है? 200 कितना? 96। कौन कौन सा 296? तो 292 ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र में और 4 कमिश्नरी क्षेत्र में, यानी अजमेर, मावाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली वाले क्षेत्र में। इतना। अब इसको देखते हैं कि 296 सीटों में चुनाव कैसे होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा कि 296 सीटों में संविधान सभा का चुनाव होता है। इसमें से क्या निर्धारित किया जाता है? तो सामान्य के लिए, जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य के लिए 213 सीट आरक्षित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, 213 सीट आरक्षित किया जाता है। और मुस्लिम के लिए यहां पे कितना सीट निर्धारित किया जाता है? 79 सीट निर्धारित किया जाता है, ठीक है। और सिख समुदायों के लिए, यानी सिख समुदायों के लिए 4 सीट निर्धारित किया जाता है। यानी सांप्रदायिक आधार पे 3 कैटेगरी में 296 सीटों को बांट दिया जाता है। एक सामान्य 213, मुस्लिम 79 और सिख कितना? 4, ठीक है। इसमें अनेक पार्टियों ने चुनाव में भाग लेते हैं, जैसे कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, ठीक है, या फिर यूनिस्ट पार्टी है, साम्यवादी पार्टी है, कृषक प्रजा पार्टी जो बंगाल में है, ठीक है। ये सभी पार्टियां भाग लेते हैं चुनाव में। इस चुनाव में कांग्रेस को, याद रखिएगा, कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त होती है। कांग्रेस को कितना? 208। और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलता है, ठीक है, 73 सीट मुस्लिम लीग को, ठीक है। और अन्य जो पार्टियां हैं, जैसे यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट मुस्लिम लीग, यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी, इसके बाद यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, ठीक है, या फिर अनुसूचित जाति पार्टी या हरिजन पार्टी उसे कहा जा सकता है, या सिख पार्टी, या फिर साम्यवादी पार्टी। इस तरह के जो पार्टियां हैं ये कितने सीट प्राप्त करते हैं? 7 सीट, ठीक है। और जो अदर होते हैं, जो निर्दलीय होते हैं, याद रखिएगा, निर्दलीय, ठीक है, ये 8 सीट। तो टोटल जो चुनाव होता है वो कितने सीटों पर होता है? 296, जिसमें मुस्लिम लीग 208, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, अदर जो पार्टी होते हैं वो 7 सीटें, और यहां पे निर्दलीय कितना? 8 सीटें प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये तो हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है? ये तो सीट का निर्धारण हो गया, इसमें से कुछ महिलाओं का भी आरक्षण होता है इस सीट में, आगे चलकर होता है। अब हम लोग समझेंगे कि जो यहां पे सीट निर्धारित किया गया है उसमें से महिलाओं के लिए 15 सीट निर्धारण किया गया था संविधान सभा में, ठीक है, आरक्षित। इसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए 26 सीट, एसटी के लिए 33 सीट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहां निर्धारित किया गया था? तो
संविधान सभा में। महिलाओं में 15, बहुत सारे किताबों में आपको 12 देगा, लेकिन 15 है। जैसे में विजया लक्ष्मी पंडित है, राजकुमारी अमृता कौर है, ठीक है, सरोजनी नायडू है, सुचेतानंद कृपलानी है, हंसा मेहता है, दुर्गाबाई देशमुख है, लीला चौधरी है, प्रेम बनर्जी है, ठीक है, मालती चौधरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक उसमें महिला सदस्य थी, मुस्लिम महिला सदस्य, और उनका नाम बेगम, बहुत ही महत्वपूर्ण, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। यह अक्सर प्रश्न पूछ देता है कि संविधान सभा में मात्र एक मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। इस प्रकार संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी? 15, याद रखिएगा। और शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट निर्धारित किया गया था? 26, ठीक है, कितने सीट? 26। अब यहां पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारंभ में संविधान सभा से कहां से चुनकर आए थे? तो याद रखिएगा, प्रारंभ में बंगाल से चुनकर आए थे, जो आज का क्षेत्र है बांग्लादेश, आज का क्षेत्र बांग्लादेश है। तो जब 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तो इस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से चुनकर आए थे? तो ये बंगाल से चुनकर आए थे। अब क्या हुआ? देश विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947, तब वहां वो जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। जब वो पाकिस्तान में चला गया तो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिनिधि वहां से समाप्त हो गया। अब फिर उपचुनाव कराकर संविधान सभा में शामिल होंगे। तब क्या होता है? फिर बंगाल से इनका प्रतिनिधि समाप्त होता है, तब जाकर महाराष्ट्र यानी बंबई प्रांत के, याद रखिएगा, बंबई प्रांत के पूना संसदीय सीट से वहां का M.R. जयकर कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर वो रहते हैं, संविधान सभा में चुनकर आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको त्यागपत्र दिलाकर और वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव लड़वाते हैं, उपचुनाव कराते हैं, और उपचुनाव के बाद वो संविधान सभा में शामिल होते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट निर्धारित किया गया था? 33, ठीक है। अब क्या है कि सबसे ज्यादा सीट संविधान सभा में कहां से गए? तो यूपी यानी संयुक्त प्रांत, याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत से सबसे ज्यादा सीट संविधान सभा में गया। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत यानी अब का यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और इसके बाद दूसरा जो स्थान आता है वो मद्रास का आता है, यहां से 49 सीट गए। कितना सीट? 49 सीट संविधान सभा में, 49 संविधान सभा में लोग गए। और तीसरे स्थान पे बिहार का आता है, ये भी कभी कभी क्रम में पूछ देता है। तो बिहार से संविधान सभा में कितने लोग गए? ठीक है, तो 36 गए, ठीक है, कितने? 36। जैसे जयप्रकाश नारायण हो गया, अनुग्रह नारायण हो गया, ठीक है, इसके बाद सरोजनी नायडू हो गई, ये सारे सब कहां से? बिहार प्रांत से चुनकर संविधान सभा में गई थी, ठीक है। तो ये क्रम में याद रखिएगा, 55, 49 और 36 का क्रम, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा में 2 ऐसे व्यक्ति हुए जो संविधान सभा से स्वास्थ्य कारणों के आधार पर त्याग पत्र दे दिए। एक जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, नारायण, जयप्रकाश नारायण, और दूसरा तेज बहादुर सप्रू, याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 व्यक्ति, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण, ये 2 व्यक्ति ने स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिए। 2 व्यक्ति और हुए, एक गांधी जी, याद रखिएगा, ये भी गांधी जी, और एक जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ये 2 ऐसे व्यक्ति हुए जो संविधान सभा का सदस्य नहीं बने, याद रखिएगा, संविधान सभा का सदस्य नहीं बने। कौन कौन? गांधी जी और एक मोहम्मद अली जिन्ना, जो संविधान सभा का सदस्य कभी नहीं बने। ये बहुत महत्वपूर्ण। संविधान सभा का जो पहली बैठक होता है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का पहली बैठक कब होता है? तो याद रखिएगा, संविधान सभा का जो पहली बैठक होता है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है, पहली बैठक। और इस बैठक में सबसे बुजुर्ग जो प्रतिनिधि के तौर पे होते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। इन्हीं को इस बैठक में अध्यक्ष बना दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा,
इस बैठक का अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, और इस बैठक में यह तय कर दिया जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर से समझिए, इस बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 का जो बैठक होता है, उस बैठक में अध्यक्ष चुन लिया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो चुना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा, यानी संविधान सभा का उपाध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष भी चुना जाता है। ठीक है, और इस बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लेते हैं, यह भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और इस बैठक में 7 लोग उपस्थित होते हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी उपस्थित होती है इस बैठक में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग इस बैठक में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, कौन सा बैठक? प्रथम बैठक में। इसलिए एक विंस्टन चर्चिल नाम का एक व्यक्ति थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में अहम भूमिका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में निभाए थे। उन्होंने संविधान सभा के बारे में बताए हैं कि संविधान सभा एक वैवाहिक मंडप है और उस मंडप में दुल्हन ही गायब है। तो दुल्हन की संज्ञा मुस्लिम लीग से किया है और दूल्हे की संज्ञा कांग्रेस से किया है, तो इसलिए मुस्लिम लीग इस संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, इसलिए दुल्हन ही गायब है, इस शब्द का प्रयोग किए थे विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो बैठक होता है वो 11 दिसंबर 1946 को होता है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा है कि बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, और संविधान सभा का प्रवक्ता संविधान सभा का प्रवक्ता बनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, इसी बैठक में बनाया जाता है, यह भी बहुत अहम है। और इसके बाद फिर 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होता है 1946 ईस्वी को, यह भी अहम है। क्यों है? क्योंकि इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं, और प्रस्तुत करने के बाद, ठीक है, प्रस्तुत करने के बाद संविधान सभा बाद में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रस्ताव कब पेश किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रियम्बल या फिर प्रस्तावना भी उसे कह सकते हैं, कहेंगे 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसमें टोटल जो संविधान सभा का बैठक होता है यानी अधिवेशन होता है वो 12, और प्रारूप समिति पर 164 दिन तक चर्चा चलता है। ठीक है, लेकिन 12 अधिवेशन होता है, पहले तो 11 होता है, लेकिन एक जो अंतिम संविधान सभा का बैठक होता है वो होता है 24 जनवरी 1900 कितना को? तो 50 को। इस दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुन लिए जाते हैं, लेकिन शपथ लेते हैं कब? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रीय गीत गान को स्वीकार कर लिया जाता है, और इसी दिन, सॉरी इस दिन नहीं, 26 जनवरी को इस दिन राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लेता है, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी नहीं 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस दिन क्या होता है कि 284 सदस्य हस्ताक्षर संविधान पे हस्ताक्षर करते हैं। पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर जो करते हैं संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था, बहुदलीय निकाय। इस निकाय में मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और इसके बाद कांग्रेस या बहुत सारे पार्टियां मिला हुआ था। यहां तक का कि एंग्लो इंडियन में भी फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा में शामिल किया गया था। ध्यान से समझिए, एंग्लो इंडियन की तरफ से फ्रैंक एंथोनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रैंक एंथोनी को एंग्लो इंडियन की तरफ से संविधान सभा में शामिल किया गया था। और पारसी समुदाय से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है,
पीएच मोदी को शामिल किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी पारसी समुदाय से कौन नेतृत्व करेंगे, तो पीएच मोदी को संविधान सभा में भेजा गया। और एंग्लो इंडियन जो होते हैं ये कौन प्रतिनिधि करेंगे, तो फ्रैंक एंथोनी प्रतिनिधि करेंगे। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो संविधान सभा से संबंधित है। थैंक यू।